जो आज हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स, और ये जो भी नोट्स हैं ये सारे एनसीईआरटी स्मैशर के नोट्स हैं। आप चाहो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। देखो, मान लो हमारे पास ये लिविंग टिश्यू है, हमारे पास ये लिविंग टिश्यू है, ठीक है। अब इस लिविंग टिश्यू में बहुत सारा कुछ हो सकता है, ऑर्गेनिक है ना, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें बहुत सारा कुछ हो सकता है ना। और ऑर्गेनिक है तो उसमें भी क्या है, प्रोटीन है या फिर कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, क्या है, कैसे पता लगाए, है ना। तो सिंपल सा है, सिंपल सा है। हम क्या करेंगे, हम लिविंग टिश्यू को, हम क्या करते हैं, हम लिविंग टिश्यू को क्या है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, इसके साथ हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। अब मिलाने के बाद क्या करेंगे, आपके घर में होता है ना वो चटनी कूटने वाला, या फिर जो भी समझ लो आप, है ना, ऐसे ऐसे होता है, और उसमें आपने प्याज टमाटर जो भी डाला और ऐसे उससे कूट दिया। तो इन दोनों चीजों को भी हमने, है ना, ऐसे, ये मोर्टार एंड पेस्टल वही है, देसी भाषा में चटनी कूट देनी है। तो इनकी चटनी कूटने के बाद क्या है, चटनी बन जाएगी। अब उस चटनी को क्या है, मान लो ये चटनी बन गई अपने पास, ठीक है। अब इस चटनी को हमने क्या है, मान लो ये फिल्टर है अपना, फिल्टर से इसको छान लेना है। अब जाहिर सी बात है, इसको जब हम छान लेंगे तो एक पोर्शन तो क्या आएगा, जो छन जाएगा, जो नीचे चला जाएगा, और दूसरा पोर्शन कौन सा होगा, जो नहीं छना, है ना, जो नहीं छना वो इस फिल्टर के ऊपर रह जाएगा, ठीक है। अपने पास दो पोर्शन आ गए। जाहिर सी बात है, जो जो पोर्शन छन चुका है, इस छलनी से जो पोर्शन छन चुका है उसका साइज जो है वो छोटा रहा होगा, ठीक है। और जो नहीं छना उसका साइज क्या है, बड़ा रहा होगा। जाहिर सी बात है, कॉमन सी बात है। तो वही चीजें यहाँ पे की है कि जो छन गया, नीचे आ गया, वो हो गया अपना फिल्ट्रेट आ गया, है ना, जिसको एसिड सोल्यूबल पूल भी हम बोल देते हैं, ठीक है। और रिटेंटेट यानी जिसका साइज बड़ा रहा होगा, वो नहीं छन पाया, फिल्टर के ऊपर ही रह गया, वो रिटेंटेट यानी रिटेंशन उसकी हो गई। इसको एसिड इनसोल्यूबल पूल भी हम अब बोल देते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, ये फिल्टर हो गया, है ना, ये फिल्टर हो गया, यानी, है ना, क्या है, इसका साइज छोटा रहा होगा, इसीलिए उस छलनी से ये फिल्टर हो गया। तो फिल्टर हो गया मतलब साइज छोटा रहा होगा, मतलब ये माइक्रो मॉलिक्यूल, ये अपने क्या है, माइक्रो यानी छोटे। अब बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, माइक्रो यानी छोटे साइज के, मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूल। और दूसरे जो बड़े साइज के, जो छलनी से, है ना, कि ऊपर ही रह गए, जो छन नहीं पाए, रिटेंटेट, वो हो जाएंगे अपने बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो यानी साइज में बड़े, बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे मॉलिक्यूल्स, यानी हम मॉलिक्यूल, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बायो मॉलिक्यूल्स को दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। कौन से हुए, एक तो माइक्रो हुए यानी छोटे साइज के, एक मैक्रो हुए बड़े साइज के, ठीक है। अब इनका डाटा दिया हुआ है कि एनसीईआरटी में कि कितना वेट होना चाहिए, माइक्रो वालों का कितना वेट होना चाहिए, 18 से 800 डाल्टन तक इनका वेट होना चाहिए। और इधर मैक्रो की बात करें तो मोर देन 10,000 तक डाल्टन से इनका ज्यादा, है ना, इतने, इसके बराबर या फिर इससे ज्यादा इनका वेट होना चाहिए। अब बायो माइक्रो मॉलिक्यूल के अपने एग्जांपल कौन से हैं, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, मोनोसेकेराइड। और मैक्रो मॉलिक्यूल के कौन से हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, लिपिड। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दो, लिपिड पे पहले तो मैं यहाँ पे डब्बा बना देता हूँ, इसको छोड़ दो। यहाँ पे एक बात ध्यान दो, देखो, अमीनो एसिड बहुत छोटे साइज के हैं, और बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके क्या बना देंगे, प्रोटीन बना देंगे। प्रोटीन क्या होता है, अमीनो एसिड का अब पॉलीमर होता है। न्यूक्लियोटाइड्स है तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बना देंगे, न्यूक्लिक एसिड बना देंगे। मोनोसेकेराइड है तो बहुत सारे मोनोसेकेराइड, यानी मोनोसेकेराइड के क्या पॉलीमर बन जाएंगे एक तरीके से, वो क्या बन जाएगा अपना, अब पॉलीसेकेराइड बन जाएगा। तो यही तो चीजें हैं, ये छोटे साइज के हैं, ये आपस में मिल मिल के बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स को बना देते हैं। यही सिंपल सी बात है। अब लिपिड पे मैंने डब्बा लगाया है। लिपिड पे डब्बा क्यों लगाया है, देखो, पहली बात तो यहां देखने से पता लग रही है कि लिपिड क्या होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल। पर लिपिड के साथ गड़बड़ क्या है कि इसका वेट जो है, देखो, मैक्रो का वेट कितना होना चाहिए, 10,000 डाल्टन के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। बट लिपिड जो है ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाता है, और फिर भी ये मैक्रो मॉलिक्यूल कहलाता है। तो उसका रीजन सिंपल सा है, देखो, मैक्रो मॉलिक्यूल कौन सा था, है ना, ये छलनी थी, मान लो अपनी ये छलनी थी, यहां पे जो रह गए थे छलनी से ऊपर वो मैक्रो थे, और माइक्रो नीचे छन गए थे,
ठीक है। अब लिपिड क्या है, इस छलनी से ऊपर की तरफ रह जाता है, वेट कम है, वजन कम है, फिर भी ऊपर की तरफ रह जाता है। उसका रीजन क्या है, ये वेसिकल्स की फॉर्मेशन करता है। अब वेसिकल्स जो बन जाएंगे वो क्या है, छन नहीं पाएंगे, ऊपर ही रह जाएंगे, है ना। तो इनका वजन कम है, 800 डाल्टन से भी इनका वजन कम है, पर ये ऊपर ही रह जाते हैं, इसीलिए इनको मैक्रोमोलिक्यूल बोला जाता है, बट इनका वजन कम है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा ऐसा, है ना, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो नॉट स्ट्रिक्टली, मतलब स्ट्रिक्टली जो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, तो वो लिपिड होगा, है ना। एक बार यहाँ पे थोड़ा खिचड़ी को साफ कर देता हूं। इनमें से आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा है जो स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, तो प्रोटीन बिल्कुल अच्छा है, न्यूक्लिक एसिड अच्छा है, पॉलीसैकेराइड अच्छा है, पर लिपिड में यहां थोड़ी सी गड़बड़ है, ये बात हम याद रखें। ठीक है, अब देखो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड तो देख लिए, तो इनऑर्गेनिक को कैसे देखेंगे, सिंपल सी बात है, हमने लिविंग टिश्यू लिया और लिविंग टिश्यू में से सबसे पहले हम क्या करेंगे, पानी को निकाल दिया। अब पानी को निकालने के बाद वो क्या बन जाएगा, ड्राई टिश्यू, मतलब सूख जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, पानी निकाल दिया मतलब वो सूख जाएगा। ठीक है, फिर क्या करें, मान लो उसको जला दिया, आग लगा दी। आग लगाने के बाद जो भी उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, कार्बन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो उड़ जाएंगे, तो बचेगा क्या, ऐश यानी राख बचेगी। अब राख में अपने क्या होंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। ठीक है, अब उसको आप टेस्ट करके देख लो, लैब में टेस्ट कर लो कि हाँ भाई उसमें क्या क्या है, कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसमें अब प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एनसीईआरटी की टेबल है एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल। देखो सिंपल सी बात है, जो एनसीईआरटी की टेबल है ना, मैं एक बार बता दूं, एनसीईआरटी की टेबल है पूरी एनसीईआरटी की, चाहे वो +1 हो चाहे वो +2 है, पूरी एनसीईआरटी की टेबल को याद करने की मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है ऑलरेडी, जिसमें सारी कवर है, ट्रिक से आपको याद करवाई है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, और नहीं तो आप यूट्यूब पे एक बार भर देना कि ऑल एनसीईआरटी टेबल केवी एजुकेशन, खत्म है बात। तो ये भी वही की टेबल है अपनी, है ना, कि सेल में क्या होता है, पानी होता है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, आयंस होते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि, है ना, कौन सबसे ज्यादा होता है। जैसे वाटर सबसे ज्यादा है, उससे कम प्रोटीन, उससे कम न्यूक्लिक एसिड, उससे कम कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड, फिर आयंस। ठीक है, और इसको याद करने की ट्रिक मैंने अब बताई हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। तो एनसीईआरटी में जो लिखा गया है सेम इसी तरीके से लिखा गया है। ये जो नोट्स है एनसीईआरटी से डायरेक्ट मैंने बनाए हैं कि प्रेजेंट इन एनिमल टिश्यू, और ये प्रेजेंट इन प्लांट्स, फंगस, माइक्रोब्स। ठीक है, इनका क्या है, रोल नॉट नोन, इनका रोल क्या है अभी तक खास कुछ पता नहीं चला है इनका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में। अब यहाँ काम की बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी आपकी नहीं बनती है। तो क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, तो कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में एनसीईआरटी में अपनी में दिया हुआ है ना। कौन से, फिर से वो ये, इनको याद करने की ट्रिक मैंने, जितनी भी टेबल है ना अपनी एनसीईआरटी की, उनको याद करने की ट्रिक मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, वो आपको देखनी चाहिए, सारी एनसीईआरटी की टेबल आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, पिगमेंट्स हैं, उनके एग्जांपल एल्केलॉइड्स, टेरेपिनॉइड्स, एसेंशियल ऑयल, टॉक्सिन, लैक्टिन, ड्रग्स, पॉलीमरिक सब्सटेंस। फिर से वो ये वाली एक वीडियो जरूर देख लेना, सारी टेबल आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहां से बात करने वाले हैं, बारी बारी से बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, सबके बारे में बारी बारी से अब बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, प्रोटीन्स के बारे में। तो अभी हमने बात की थी कि प्रोटीन क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं किसके, अमीनो एसिड्स के। मतलब क्या है, अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, अपना अब प्रोटीन बनाते हैं। अब अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ ऐसा दिखाई देता है अपना अमीनो एसिड। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो ये कार्बन है अपना, देखते चलना एक एक बात को, ये कार्बन है अपना। अब एक कार्बन पे 3 जो चीजें हैं, देखो कार्बन अपने 4 बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4, हाँ, तो 3 बॉन्ड है वो बिल्कुल फिक्स रहेंगे। एक हाइड्रोजन रहेगा, एक क्या रहेगा अपना ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहेगा COOH, और एक पे क्या रहेगा अपना NH2 ग्रुप रहेगा। तो ये 3 चीजों तो फिक्स रहेंगी, है ना। कौन सी फिक्स रहेंगी, एक अपना हाइड्रोजन फिक्स रहेगा, एक COOH फिक्स रहेगा, और एक क्या है अपना NH2 फिक्स रहेगा। ठीक है, अब यहां से देखो ये अपना क्या होता है, एसिड ग्रुप है, ये अपना एसिड ग्रुप है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और ये कैसा ग्रुप है, अमीन ग्रुप है। अमीन ग्रुप है, तो यहीं से इसका नाम पड़ा है क्या, अमीन, यानी अमीनो एसिड, यानी एसिड, तो इसका नाम यहीं से पड़ा है क्या, अमीनो एसिड इसका नाम पड़ा है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको ये बात बताऊंगा दोबारा से कि किसी भी अमीनो, दुनिया में किसी भी अमीनो एसिड की बात करें तो उसमें 3 जगह तो हमेशा फिक्स रहेंगी, एक हाइड्रोजन होगा, एक COOH होगा, एक NH2 होगा। तो वेरिएबल जो होता है वो सिर्फ ये होता है।
ठीक है, ये सिर्फ वेरिएबल होता है, ये कुछ भी हो सकता है ना। और कुछ भी में क्या हो सकता है कि ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये CH3 भी हो सकता है, ये OH भी हो सकता है। तो ये आपको याद रखने हैं कि एनसीईआरटी में ये एग्जांपल दिए हुए हैं कि अगर ये R ग्रुप अगर हाइड्रोजन हुआ तो उस अमीनो एसिड का नाम हो जाएगा ग्लाइसिन, अगर ये CH3 हुआ तो अमीनो एसिड का नाम एलानिन हो जाएगा, और अगर ये OH हुआ तो सेरीन हो जाएगा। ये तीन मैंने यहाँ अलग से क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखे गए हैं, तो ये आपको याद रखना। ज्यादा अपने को याद हो ना हो, पर ये तीन तो होने चाहिए कि ग्लाइसिन में हाइड्रोजन था, एलानिन में CH3 था, सेरीन में OH था। ज्विटर आयन की बात करें तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यार, सिंपल सा है। देखो ये एसिड ग्रुप है, ये अपना एसिड ग्रुप है, तो ये H+ को भेज देगा और H+ इधर आपको टिका देना है और इधर पॉजिटिव चार्ज लगा देना है ना। देखो इधर नेगेटिव चार्ज और वो जो हाइड्रोजन था वो इधर चिपक गया, इधर पॉजिटिव चार्ज लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो ऑल अमीनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव। देखो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, अपने पास कायरल कार्बन होना चाहिए, कायरल कार्बन। तो अभी अभी हमने बात की थी, इधर मैं समझाता हूं आपको ऑप्टिकल का सिस्टम। देखो ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन होना चाहिए, कायरल यानी चारों ग्रुप अलग अलग होनी चाहिए। देखो ये हाइड्रोजन हमेशा रहेगा, बिल्कुल अलग है, ये COH भी अलग है, NH2 भी अलग है ना। तो फर्क सिर्फ इससे पड़ता है। अगर मान लो ये OH होता है तो चारों अलग हो गए, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। मान लो ये CH3 होता है, ये CH3 होता है तो भी चारों अलग हो गए, तो भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो वो यही बोल रहे हैं कि सारे अमीनो एसिड क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, सिर्फ किसको छोड़ के, ग्लाइसिन को छोड़ के। ग्लाइसिन में दिक्कत क्या है कि R ग्रुप जो होता है हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो फिक्स था, तो ये हाइड्रोजन दोनों सेम हो जाएंगे, मतलब ये कार्बन जो है वो कायरल नहीं बचा है, तो मतलब क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। तो सारे अमीनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं क्योंकि उनमें कायरल कार्बन पाया जाएगा, सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ के। ये हाइड्रोजन ने यहाँ पे गड़बड़ी कर दी, हाइड्रोजन सेम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अमीनो एसिड इसेंशियल हो सकते हैं। इसेंशियल यानी जरूरी, सिंपल सी बात है। देखो हमारे लिए कोई चीज जरूरी कब होती है, जब हम उसको खुद नहीं बना सकते, हमें बाहर से चाहिए, तभी तो जरूरी होगी, है ना। खुद अगर बना सकते हैं उसको तो अपने को जरूरत क्या बाहर से लेने की, मतलब वो नॉन इसेंशियल। ठीक है, तो इसेंशियल वाले कौन से हो जाएंगे कि कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, हमारी बॉडी उनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती, हमें बाहर से उनकी जरूरत है, इसीलिए वो इसेंशियल है। नॉन इसेंशियल यानी हमारी बॉडी उनको बना सकती है, हमें बाहर से कोई भी उनकी जरूरत नहीं है, इसीलिए उनको नॉन इसेंशियल बोला गया। नेक्स्ट बात करते हैं एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड। इसके लिए मैं दोबारा से आपको फिर से ये डायग्राम दिखाना चाहूंगा। देखो यहाँ पे ये अपना ग्रुप क्या है, एसिडिक ग्रुप है, ये अपना क्या है, एसिडिक ग्रुप है, और ये अमीनो ग्रुप कौन सा होता है, अपना बेसिक ग्रुप है। अब सिंपल सा एक लॉजिक देखो, कोई अमीनो एसिड, ये क्या है, अपना अमीनो एसिड है, कोई अमीनो एसिड एसिडिक कब होगा, मतलब जब इसमें इसकी संख्या ज्यादा होगी वो हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा। कोई अमीनो एसिड बेसिक कब होगा, जब उसमें NH2 की संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, अपना बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, एसिडिक कौन सा होगा, जिसमें COOH यानी एसिडिक ग्रुप की संख्या ज्यादा हो, वो एसिडिक हो जाएगा, एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, बेसिक कब होगा, जिसमें NH2 की संख्या ज्यादा हो जाए वो बेसिक हो जाएगा, एग्जांपल है लाइसिन। न्यूट्रल कब होगा, जब एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप दोनों क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो, एग्जांपल है क्या हो जाएगा, वलीन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं। टायरोसिन एरोमेटिक का एग्जांपल है, फिनाइल एनानिल किसका एरोमेटिक का एग्जांपल है, और ट्रिप्टोफैन। थोड़ा सा आइडिया मैं आपको बताता हूं इसमें। देखो ये T वाले से याद रख लेना, ये T वाले से याद रख लेना, और इसमें क्या आ रहा है, फिनाइल आ रहा है, तो फिनाइल तो क्या होता है, अपना एक एरोमेटिक कंपाउंड में ही आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो अभी हमने बात कर रहे हैं, हम बार बार अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, और हम क्या बात कर चुके हैं कि अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड ही मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, है ना। क्या है, प्रोटीन क्या होता है, अमीनो एसिड का पॉलीमर ही तो होता है। तो ये बात हम कर चुके हैं कि बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं। तो यही सवाल है कि कितने अमीनो एसिड को, मिनिमम कितने अमीनो एसिड को हम जोड़ दें। मान लो 1 2 3 4 5 6 ऐसे जोड़ते गए, तो कितने अमीनो एसिड को मिनिमम जोड़ दें कि वो एक प्रोटीन कहलाने लायक, है ना, प्रोटीन कहने लायक वो हो जाएगा। तो उन्होंने बोला है कि प्रोटीन में मिनिमम टू मिनिमम 100 अमीनो एसिड होने चाहिए।
ठीक है, क्या बोला है कि 100 अमीनो एसिड की चेन होनी चाहिए, पॉलीपेप्टाइड चेन, उसको हम प्रोटीन बोल सकते हैं। मिनिमम 100 से ज्यादा होने चाहिए, मिनिमम 100 से ज्यादा होने चाहिए। और वजन की बात की गई है कि मोलिकुलर वेट कितना होना चाहिए, मोर देन 10,000 डाल्टन होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए क्या बोला गया है कि अमीनो एसिड की संख्या कितनी होनी चाहिए, मोर देन 100, 100 से ज्यादा, और वेट कितना होना चाहिए, मोर देन 10,000 डाल्टन होना चाहिए। तब हम उस चेन को, उस पॉलीमर को क्या बोलेंगे, हम प्रोटीन बोलेंगे। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन आपको याद रखनी है। अभी अभी हमने बात की कि 100 से ज्यादा अमीनो एसिड होना चाहिए तभी हम प्रोटीन बोलेंगे, बल्कि अपने को क्या याद रखना है, इंसुलिन में याद रखना है कि इंसुलिन में अमीनो एसिड कितने होते हैं, सिर्फ 51 होते हैं, फिर भी उसको प्रोटीन बोला जाता है। तो ये यहाँ पे स्टार लगा लो, इंसुलिन आपको याद रखना है। एक बार फिर से, है ना, प्रोटीन की क्या है, एक्सेप्शन क्या है, इंसुलिन है कि मिनिमम होने तो 100 चाहिए थे, बट इंसुलिन में 51 होते हैं, फिर भी उसको प्रोटीन बोला जाता है। ये खास बात है, इसीलिए इसको थोड़े से डब्बे में बंद किया गया है। नेक्स्ट है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देखो इसमें क्या है, देखो मान लो अपने पास कोई प्रोटीन है, अपने पास कोई प्रोटीन है, और हमने क्या किया, उस प्रोटीन को बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दिया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या होगा, उस प्रोटीन की ऐसी तैसी हो जाएगी। या फिर हमने प्रोटीन को क्या किया, बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशन दे दी, या फिर हमने प्रोटीन को बहुत ज्यादा अब बेसिक कंडीशन दे दी, तो इस प्रोटीन बेचारे की ऐसी तैसी हो जाएगी। अब ऐसी तैसी कैसे होगी, इसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, जो ग्लोब्यूल्स हैं वो अनफोल्ड हो जाएंगे, जो हेलिक्स है वो अनकोइल्ड हो जाएंगे। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि फिजिकल चेंज, जैसे कि हम टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दें, या फिर केमिकल चेंज यानी पीएच का चेंज कर दें, पीएच यानी बहुत ज्यादा एसिडिक या फिर बेसिक कंडीशन, तो वो प्रोटीन की डीनेचुरेशन कहलाती है। ये सारी गड़बड़ी उसमें हो जाती है। ठीक है, इसलिए बोल रहे ना, वो स्प्राउट्स जो होते हैं, चने भिगो के खाते हैं ना, तो उनको वो उबालना नहीं चाहिए, है ना, स्प्राउट्स खाने चाहिए। तो उबालने से क्या होगा, उसको हीट मिलेगी, हीट मिलेगी तो ये सारी गड़बड़ी हो जाएगी, और यही तो डीनेचुरेशन होती है। ठीक है, और देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ना, ये वाली है एनसीईआरटी का डायग्राम है, और ये जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ये अपने को केमिस्ट्री में समझ आएंगी, वहीं पे करेंगे अपन। ठीक है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, है ना, कि अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड, और ये कौन से फोर्स होते हैं, ये वहीं पे रिलेट होंगे। अब नेक्स्ट देखो, कुछ प्रोटीन दिए हुए और उनके फंक्शन दिए हुए, कौन से कोलेजन है, कोलेजन क्या है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है, अपने टिश्यू वाले चैप्टर में अपने को ये समझ में आ जाता है। ठीक है, ट्रिप्सिन है, तो ट्रिप्सिन जाहिर सी बात है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है, अपने को पता है, पेनक्रियाज वाला है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है, ये भी अपने को पता है, इसमें भी कुछ याद नहीं किया। एंटीबॉडी जो है वो, है ना, बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करती है, तो ये भी अपने को पता है। ठीक है, रिसेप्टर है, तो क्या है, रिसेप्शन में ही काम आएंगे, सेंसरी रिसेप्शन, रिसेप्टर इसी के तो काम आते हैं। मान लो हमारे नाक में जो रिसेप्टर है वो कुछ भी स्मेल करने के काम आते हैं, हमारे जीभ पे जो रिसेप्टर है वो टेस्ट करने के काम आते हैं। ठीक है, ग्लूट4 है, तो सिंपल सी बात है, यहां से देखो GLU, यहां से पता लग जाएगा कि हाँ भाई इसका ग्लूकोज के साथ, ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट के साथ लेना देना। ठीक है, और ये पेज आपको डायग्राम वाला ना, ये आपको समझ में आना चाहिए। जो भी है, ये बातें अभी करने वाले हैं हम, ये बातें हम करने वाले हैं, टेंशन मत लो। ठीक है, कौन सी बातें करने वाले हैं, लिपिड के बारे में अब बातें करने जा रहे हैं हम, लिपिड के बारे में, कि लिपिड फैटी एसिड भी हो सकते हैं, ग्लिसरॉल भी हो सकते हैं, और क्या है, दोनों भी उसके पास हो सकते हैं, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, मैंने क्या बोला, लिपिड फैटी एसिड भी हो सकते हैं, ग्लिसरॉल भी हो सकते हैं, और क्या, दोनों भी हो सकते हैं। दोनों कैसे, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, अब यहाँ पे हम फैटी एसिड की बात करने जा रहे हैं कि ये फैटी एसिड आखिर होता क्या है। तो ये अपना फैटी एसिड होता है, ये अपना फैटी एसिड होता है। फैटी एसिड नाम में आ रहा है एसिड, यानी उसमें क्या होगा, COOH अपने को मिलेगा। ठीक है, और फैटी यानी, है ना, ऐसे याद रख लेना, फैटी यानी यहाँ पे R ग्रुप अपने को मिलेगा। अब ये R ग्रुप में सबसे बड़ा सवाल क्या है, R ग्रुप में कार्बन कितने पाए जाएंगे, तो R ग्रुप में 1 से लेके 19 तक कार्बन हो सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो फैटी एसिड क्या होता है, RCOOH। ठीक है, अब ये R में क्या है, जो कार्बन है वो वेरिएबल होते हैं, कितने वेरिएबल, 1 से लेके 19 तक उसमें कार्बन पाए जा सकते हैं। तो कार्बन की संख्या पे ही क्या है, इनकी नेमिंग होती है। जैसे कि पार्मिटिक एसिड है, उसमें 16 कार्बन होते हैं, और ये कार्बन की संख्या COH वाला, मतलब ये वाला कार्बन को भी इंक्लूड किया गया है। ये है एराकिडोनिक एसिड है, इसमें 20 कार्बन है, अपने ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, याद होना चाहिए।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि फैटी एसिड सैचुरेटेड, आपने सुना होगा ना, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड कौन से होते हैं? जिसमें डबल बॉन्ड अब्सेंट हो, है ना, ये तो अपना हाइड्रोकार्बन में भी पता होता है कि जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो हो जाएंगे अनसैचुरेटेड, और डबल बॉन्ड जिसमें अब्सेंट है वो हो जाएंगे अपने सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, नेक्स्ट हम ग्लिसरॉल की बात कर रहे हैं। देखो हमने यहाँ पे बात की थी फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, तो फैटी एसिड तो हमने देख लिया ऐसा होता है, तो ग्लिसरॉल कैसा होता है? नाम से पता लग रहा है ग्लिसरॉल यानी एक अल्कोहल होगा, है ना, OH OH OH, तो ये अपना क्या है? ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट फोस्फोलिपिड, देखो फोस्फो यानी याद दिलाएगा फॉस्फोरस की, लिपिड यानी लिपिड, तो ऐसा लिपिड जिसमें फॉस्फोरस है, ठीक है, फॉस्फोरस कंटेनिंग लिपिड, ये हो जाएगा अपना फॉस्फोलिपिड। इसका स्टैंडर्ड एग्जांपल आपको याद रखना है लेसिथिन, लेसिथिन फॉस्फोलिपिड का स्टैंडर्ड एग्जांपल है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट ऑयल्स और फैट के रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेल्टिंग पॉइंट का, ठीक है, तो याद रखना है ऑयल, देखो याद रखना है आपको, ऑयल का क्या है? मेल्टिंग पॉइंट कम होता है किसके कंपैरिजन में? फैट के कंपैरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि न्यूरल टिश्यू। देखो ये एनसीईआरटी की लाइन आपको मैं बताने जा रहा हूं कि न्यूरल टिश्यू में जो लिपिड्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर जो होती है कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, न्यूरल टिश्यू में जो लिपिड्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स होती है। तो ये एक बात एनसीईआरटी की हम याद रखेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की हम डिवीजन करेंगे, डिवीजन, है ना, पहले क्या करेंगे? 3 टाइप से डिवीजन करेंगे। एक हम करेंगे किसके बेसिस पे? हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे। दूसरे टाइप की डिवीजन हम करेंगे रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पे। तीसरे टाइप की डिवीजन हम करेंगे टेस्ट एंड सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे क्या है? देखो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं वो हो जाएंगे मोनोसेकेराइड, वो सबसे छोटे हो जाएंगे, है ना, तभी तो हाइड्रोलाइज नहीं होते कि सबसे छोटे हैं साइज में, इससे ज्यादा वो नहीं टूट सकते। ठीक है, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो 2 से लेके 10 यूनिट में टूट जाते हैं, 2 से लेके, है ना, मान लो ये है 2 3 4 5 6 है, मान लो ये 2 से लेके 10 के बीच में ही आ गया ना, तो इस तरीके का अब ये छोटी यूनिट्स में टूट सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना ओलिगोसेकेराइड। और पोली यानी बहुत सारे, जिसमें बहुत सारे मोनोसेकेराइड हैं, वो बहुत सारी यूनिट्स में टूट सकता है। ठीक है, जो टूट नहीं सकता, स्मॉलेस्ट फॉर्म है वो है मोनोसेकेराइड। जो 2 से 10 यूनिट में टूट सकता है वो ओलिगोसेकेराइड, और जो पोली यानी बहुत सारी यूनिट्स में टूट सकता है वो हो जाएगा अपना पॉलीसेकेराइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिड्यूसिंग नेचर के बेस पे हम देखने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स को कि रिड्यूसिंग टाइप के भी हो सकते हैं और नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, सिर्फ और सिर्फ सुक्रोस आपको याद रखना है, सुक्रोस क्या है? नॉन रिड्यूसिंग है। बाकी के सारे सिर्फ सुक्रोस को छोड़ दो, सारे रिड्यूसिंग वाले में आ जाएंगे। ठीक है, और कैसे पता लगाएं? देखो जो टोलन और फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर सकते मतलब नॉन रिड्यूसिंग, जो कर सकते हैं वो हो जाएंगे अपने रिड्यूसिंग हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को किस बेस पे डिवाइड किया गया? टेस्ट एंड सोल्यूबिलिटी के बेस पे। ठीक है, तो कौन से हो जाएंगे? एक शुगर हो जाएंगे, एक नॉन शुगर हो जाएंगे। नाम से पता लग रहा है शुगर मतलब वो टेस्ट में कैसे होंगे? स्वीट होंगे, मीठे होंगे। और मीठे होंगे तो सिंपल सी बात है, ऐसे याद रख लेना, चीनी होती है, अपने घर में चीनी होती है, जो चीनी क्या होती है? सोल्यूबल होती है पानी में। ठीक है, नॉन शुगर कैसे होंगे? नाम से ही नॉन शुगर मतलब स्वीट वो नहीं होंगे, और नॉन सोल्यूबल होंगे वो अब पानी में। एग्जाम्पल देख लें तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, है ना, जैसे कि ग्लूकोज है, मान लो अपना, वो पानी, है ना, वो ये मीठा होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोन डी जो आता है। ठीक है, और पॉलीसेकेराइड किस में आ जाएंगे? अपने नॉन शुगर में आ जाएंगे। ठीक है, अब मोनोसेकेराइड को देखने वाले हैं हम। मोनोसेकेराइड में देखो, अगर किसी मोनोसेकेराइड में जो फ्री ग्रुप है वो एल्डिहाइड है तो उसको बोल देंगे हम एल्डोज बोल देंगे, और फ्री ग्रुप अगर कीटोन है तो उसको कीटोज बोल देंगे। ठीक है, एल्डिहाइड है तो एल्डोज, कीटोन है तो उसको हम क्या बोल देंगे? कीटोज बोल देंगे। और नेमिंग के लिए क्या होता है? देखो इसके पीछे एल्डोज है तो ओज, इसकी नेमिंग में ओज कर देना है, और इसकी नेमिंग में उलोज होता है ना। जैसे कि इरिथ्रोज यानी इसके फ्री क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। राइबोज मतलब फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है। ग्लूकोज यानी फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है। और पीछे उलोज आ जाए, जैसे इरिथ्रुलोज, उलोज मतलब कीटोन ग्रुप है। राइबुलोज, उलोज आ गया मतलब कीटोन ग्रुप है। और एक कीटोन वाले में आपको फ्रक्टोज याद रखना है।
ठीक है, अब पोलिसैकेराइड की थोड़ी हम क्या करते हैं, डिवीजन कर लेते हैं कि होमो, है ना, कि होमो पॉलीसैकेराइड भी हो सकते हैं, हेट्रो पॉलीसैकेराइड भी हो सकते हैं। होमो मतलब जिसमें सारी यूनिट्स जो है सेम हो। देखो पॉलीसैकेराइड होगा, मान लो ये इतनी यूनिट से मिलके बना है एक पॉलीसैकेराइड। कितनी यूनिट है इसमें, एक यूनिट, 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये सारी जो यूनिट्स हैं बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सिमिलर है, तो वो हो जाएगा होमो, है ना, होमो पॉलीसैकेराइड। और ये डिफरेंट है, मान लो एक ऐसी है राउंड है, एक डब्बे जैसी है, एक ट्राइंगुलर है, एक ऐसी है, तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रोसैकेराइड हो जाएगा, कि अलग अलग यूनिट है। ठीक है, देख लो ये खिचड़ी साफ कर देता हूं, क्या है, सेम यूनिट और यहाँ डिफरेंट यूनिट। तो होमो पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल कौन से हैं अपने, कौन से एग्जांपल है, सेलुलोज है, स्टार्च है, और क्या है, ग्लाइकोजन है, काइटिन है, इन्युलिन है, डेक्स्ट्रिन है। हेट्रो में हाइलुरोनिक एसिड, पेक्टिन, हेपेरिन है, हेमिसेलुलोज है। ठीक है, स्टार्च के बारे में देखने वाले हैं। स्टार्च कहाँ पे अपना, ये अपना स्टार्च है। स्टार्च के बारे में देखने वाले हैं। तो स्टार्च किससे मिलके बनता है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन से। ठीक है, अब अमाइलोज की जो स्टार्च में परसेंटेज होती है वो 15 से 20% होती है, बाकी का 85% क्या होता है, अमाइलोपेक्टिन होता है, अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो अमाइलोज क्या होता है, अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, और ये है ब्रांच। तो यहीं पे अपना एक डिफरेंस बन गया कि अमाइलोज क्या है, अनब्रांच्ड है, और अमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम ग्लाइकोजन के बारे में बात करने वाले हैं। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च बोला जाता है, एनिमल स्टार्च ग्लाइकोजन को बोला जाता है। और इसकी स्ट्रक्चर किसके सिमिलर है, अमाइलोपेक्टिन के सिमिलर इसकी स्ट्रक्चर है, अमाइलोपेक्टिन के। कहाँ प्रेजेंट होता है, अपने लीवर में, मसल में, ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम सेलुलोज की बात करने वाले हैं कि ये सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है, मतलब ह्यूमंस में सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता है, ये बात। ठीक है, सिर्फ प्लांट्स में होता है। ह्यूमन यानी एनिमल्स लगा लो, एनिमल्स में नहीं होता है। ठीक है, और क्या है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट, है ना, प्लांट के अंदर मोस्ट अबंडेंट यानी सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, बनता कैसे है, स्ट्रेट चेन ऑफ बीटा ग्लूकोज। देखो ये कौन कैसे बनता है ना, ये केमिस्ट्री वाले बायोमोलिक्यूल में भी अपना कवर होगा। ठीक है, ये जो भी है ये अपना होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन बढ़िया बनता है, ये यहाँ पे 5 स्टार लगा लेंगे, यहाँ पे हम स्टार लगा लेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि जो स्टार्च है ना, स्टार्च है वो आयोडीन को ब्लू कलर देता है, जबकि सेलुलर कलर नहीं देता है। उसका रीजन क्या है, स्टार्च में क्या होते हैं, हेलिक्स की फॉर्मेशन होती है। अब हेलिक्स जो बनेंगे वो क्या है, आयोडीन को होल्ड कर लेंगे और इसीलिए ब्लू कलर मिलता है। और यहाँ पे हेलिक्स की फॉर्मेशन नहीं होती है लाइसिस की, तो क्या है, आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाएगा और कलर भी नहीं दिखाई देगा। इसकी ट्रिक भी बताता हूं मैं आपको, SBI यानी स्टार्च क्या है, ब्लू कलर देता है आयोडीन को। अब देखो ये शुगर की बात कर लेते हैं कि कई बार, है ना, जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है कि स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है, फ्रक्टोस है ना। और क्या है, ब्रेन शुगर किसको बोलते हैं, गैलेक्टोज को बोलते हैं। ब्लड शुगर किसको बोलते हैं, ग्लूकोज को बोलते हैं। फ्रूट शुगर किसको बोलते हैं, फ्रक्टोस को बोलते हैं। मिल्क शुगर लैक्टोज को, केन शुगर सुक्रोज को बोला जाता है, और टेबल शुगर सुक्रोज को ही बोला जाता है। ठीक है, ये भी सुक्रोज, ये भी सुक्रोज है। ठीक है, सिंपल है। और इसमें भी सबसे ज्यादा जो पूछे जा सकते हैं वो कौन से हैं, अपना ये फ्रूट शुगर वाला सुपर हिट क्वेश्चन है। ठीक है, टेबल वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केन वाला भी नहीं है। मिल्क वाला तो सबको पता ही होता है, लैक्टोस मिल्क में होता है। ठीक है, ब्लड वाला ग्लूकोज होता है ना, जब हम टेस्ट कराने जाते हैं, ऐसे याद रख लेना कि ग्लूकोज का ही तो टेस्ट कराते हैं जो डायबिटीज वाले कराते हैं। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये लिंकेज की कंफ्यूजन है कि देखो हमने कार्बोहाइड्रेट को देखा, प्रोटीन को देखा, न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड अपने देखो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की जो वीडियो मेरी अपलोड हुई है ना, कल परसों दो दिन पहले हुई है, वहां पे न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिटेल में होता है। ठीक है, तो इनमें कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में, और फॉस्फोडाइस्टर अपने न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब ये किस तरीके से पूछा जाएगा, आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि एनिमल वर्ल्ड में बताओ कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, तो आंसर जाएगा कोलेजन। और क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि वोल बायोस्फीयर में बताओ, वोल बायोस्फीयर में बताओ, तो राइबोलोज बिस्फोस्फेट, ये आपका आंसर जाना चाहिए।
अब हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम्स, ठीक है। देखो एंजाइम्स के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं कैटलिस्ट के ऊपर। देखो कैटलिस्ट क्या होता है, सिंपल सी एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो फॉर एग्जांपल हमको दूध से दही बनानी है, दूध से हमें दही बनानी है ना, तो हमें उसमें लगते हैं कितने, मान लो 10 घंटे लगते हैं हमें उसमें, है ना, प्रोसेस में बोलो या उस रिएक्शन में हमें लगते हैं 10 घंटे, ठीक है। पर हमने क्या किया, उसमें एक कैटलिस्ट डाल दिया, हमने उसमें एक कैटलिस्ट डाल दिया, तो कैटलिस्ट से क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया, मतलब जो रिएक्शन की स्पीड थी, रिएक्शन की वेलोसिटी थी, वो इंक्रीज होगी। मतलब जो दूध से दही नॉर्मल कंडीशन में 10 घंटे में बन रही थी, वो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में फॉर एग्जांपल 20 मिनट में ही बन गई, ठीक है। तो कैटलिस्ट ने क्या किया, एक तरीके से रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दिया, ठीक है। एक कैटलिस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कैटलिस्ट की रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्वमेंट बोल लो या इंटरफेरेंस बोल लो, बिल्कुल जीरो होती है ना। इसका क्या मतलब है, देखो हम 10 घंटे में जो दूध से दही बना रहे थे, जो नेचुरल तरीके से बना रहे थे, तो जिस टेस्ट की, जिस क्वालिटी की दही 10 घंटे में बन रही थी, कैटलिस्ट का यूज करने पर भी बिल्कुल सेम वैसे ही टेस्ट की, वैसे ही क्वालिटी की दही बनेगी। मतलब दही के टेस्ट में कैटलिस्ट की वजह से कोई भी चेंज नहीं आएगा, है ना। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब उसमें इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है। अब कैटलिस्ट हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, हम बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के हम यहां ज्यादा करने नहीं वाले क्योंकि वो तो अपने इनऑर्गेनिक और उसमें आ जाते हैं, ठीक। हमें बायोलॉजी के पढ़ने हैं, और बायोलॉजी के अंदर जो कैटलिस्ट यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एंजाइम। सिंपल सी बात है, एंजाइम क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। इतनी बातें बिल्कुल सिंपल सी हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो अब हमें क्या पढ़ना है, एंजाइम पढ़ते हैं। देखो अब एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो ऑलमोस्ट प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे एंजाइम्स किस नेचर के होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। बट कुछ एंजाइम कैसे होते हैं, न्यूक्लिक एसिड नेचर के होते हैं, और इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है क्या, राइबोजाइम, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ऑलमोस्ट सारे एंजाइम किस नेचर के होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। बट कुछ एक्सेप्शन है इसमें जो न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं, जैसे कि राइबोजाइम, ठीक है। अब देखो मैंने एंजाइम की डिवीजन पे ये एक ऐसा चार्ट तैयार किया जिससे आपकी एनसीईआरटी की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी, ठीक है। एक एक पॉइंट जो कंफ्यूजिंग था ना, सारा कवर हो जाएगा। देखो एंजाइम्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, सिंपल प्रोटीन एंजाइम एंड कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एंजाइम। और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एंजाइम का ही दूसरा नाम क्या है, होलो एंजाइम। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब नाम से ही कवर हो रहा है कि सिंपल प्रोटीन एंजाइम में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 100% प्रोटीन होगा, मतलब प्योर प्रोटीन, 100% प्रोटीन, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होगा। और ये कॉम्प्लेक्स मतलब नाम से ही पता लग रहा है, इसमें प्रोटीन के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। देखो हमने क्या बात की थी कि एंजाइम जो ऑलमोस्ट सारे एंजाइम प्रोटीन नेचर के होते हैं, तो हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। ठीक बात है, ठीक है। तो सिंपल प्रोटीन जो सारा प्रोटीन के मिलकर बनाओ, और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन या होलो एंजाइम जिसमें प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में क्या है, एक प्रोटीन पार्ट है और एक क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। तो प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम, और नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। अब यहां पे 20 स्टार 30 स्टार लगा लो, क्योंकि मेरे को अच्छे तरीके से पता है कि आप होलो एंजाइम, कोफैक्टर और एपो एंजाइम इनमें कंफ्यूज होने वाले हो, ठीक है। बिल्कुल क्लियर होना है, एक एक वर्ड क्लियर होना है, ठीक है। अब नॉन प्रोटीन पार्ट या कोफैक्टर जो है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ठीक है। वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। तो इनऑर्गेनिक होगा तो क्या हो जाएगा, मेटल आयंस। देखो मेटल के आयंस कहां पे होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। और ऑर्गेनिक जब होगा तो ऑर्गेनिक होने की भी दो पॉसिबिलिटी है, या तो टाइटली बाउंडेड होगा या लूजली बाउंडेड होगा। टाइटली बाउंडेड होगा तो क्या होगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप, और लूजली बाउंडेड होगा तो क्या हो जाएगा, को एंजाइम्स। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप इन सब में कंफ्यूज होते थे आज तक, मेरे को अच्छे तरीके से पता है क्योंकि मैं भी होता था। ये होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, कोफैक्टर, को एंजाइम, है ना। ऐसा लगता है कि को एंजाइम यहां पे आना चाहिए, कोफैक्टर यहां पे आना चाहिए, तो ये बिल्कुल क्लियर रखना। देखो एंजाइम दो टाइप के, सिंपल प्रोटीन जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बना है, और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन या हेलो एंजाइम मतलब जिसमें प्रोटीन पार्ट भी है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी है। प्रोटीन पार्ट का दूसरा नाम एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट का दूसरा नाम कोफैक्टर। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब नॉन प्रोटीन पार्ट ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ठीक है। ऑर्गेनिक होने की दो पॉसिबिलिटी, या तो टाइटली बाउंडेड होगा जिसको बोल देंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, या लूजली बाउंडेड होगा जिसको बोल देंगे को एंजाइम, और इनऑर्गेनिक होगा जो क्या बोल देंगे, मेटल आयंस, ठीक है। अब एनसीईआरटी की, अब यहां पे मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, बिल्कुल एनसीईआरटी को कॉपी पेस्ट करेंगे। प्रोस्थेटिक ग्रुप है, देखो ये है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप के एनसीईआरटी में एग्जांपल क्या दिया है, पर ऑक्सीडेज, कैटालेज एंड हीम, ठीक है। और को एंजाइम के एनसीईआरटी के क्या एग्जांपल है, एनएडी और एनएडीपी, ठीक है। और मेटल आयन के जिंक।
अब देखो एंजाइम्स काम कैसे करते हैं ना, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कैसे करते हैं ये हम देखते हैं, ठीक है। बिल्कुल देसी तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे, ठीक है। देखो हम जब प्रोटीन पढ़ रहे थे तो हमने प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर की बात की थी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, ये स्ट्रक्चर्स की बात की थी। तो अब एंजाइम्स में याद रखना कि मैक्सिमम एंजाइम्स में क्या होते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। देखो हमने क्या बात की कि ऑलमोस्ट सारे एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, तो प्रोटीन के होते हैं तो इनमें भी तो स्ट्रक्चर होंगी वही प्रोटीन वाली, तो मैक्सिमम एंजाइम्स में क्या है, टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो ये अपनी टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ऐसे 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 चेन्स हैं जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ऐसे ऐसे घूम रही है ना, एक तरह से ग्लोब्यूल बना रही है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे ऐसे घूमती हैं तो ये जगह जगह पे क्या बनती है, एक पॉकेट सी बना देती है, पॉकेट बना देती है, ठीक है। जैसे रेड कलर में, ये रेड कलर में, ये रेड कलर में, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट, इन्हीं को बोलते हैं एक्टिव साइट, ठीक है। अब एनसीईआरटी का एक एक वर्ड कवर होगा बिना किसी कंफ्यूजन। देखो फॉर एग्जांपल ये अपना क्या है, सबस्ट्रेट है, ये है अपना सबस्ट्रेट, और इसको हमें क्या करना है, इसकी नेचुरल हमें रिएक्शन करानी है, और रिएक्शन के रिजल्ट में क्या है, इस सबस्ट्रेट के ये छोटे छोटे पीस हमें मिलने चाहिए, इस सबस्ट्रेट के ये छोटे छोटे पीस में टूटना, ये है अपनी रिएक्शन, ठीक है। तो अपने पास एक तो ऑप्शन है कि हम बिना एंजाइम के ये रिएक्शन होने, मतलब बिना कैटलिस्ट के ये रिएक्शन होने दे, है ना, इसको ऐसे ही पड़ा रहने दो, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, कभी तो ये छोटे छोटे पीसेस में टूटेगा, है ना, कितना सारा टाइम लग जाएगा। और एक हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम इस रिएक्शन में एंजाइम यानी कैटलिस्ट का यूज कर लेते हैं। तो होगा क्या, देखो अब देखो ये है अपना सबस्ट्रेट, ये है अपना एंजाइम, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड कवर होगा, आप देखना। देखो ये सबस्ट्रेट क्या होगा, इन एक्टिव साइट्स पे आके लग जाएगा, ये सबस्ट्रेट इन एक्टिव साइट्स पे आके लग जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या बन चुका है अपने पास, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, रिएक्शन क्या थी, इसको छोटे छोटे पीसेस में टूटना है। तो ये एंजाइम की एक्टिव साइट क्या करेंगी, इसको छोटे छोटे पीस में तोड़ देंगी, इसको छोटे छोटे पीस में ऐसे जल्दी जल्दी तोड़ देंगी, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन को नॉर्मली होने में 5 10 15 साल लग जाते, पर एंजाइम में क्या किया, इसको जल्दी से कर दिया, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास क्या बन चुका है, प्रोडक्ट बन चुका है। पहले क्या था, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और ये अब क्या बन चुका है, एंजाइम पे क्या लगा हुआ है, प्रोडक्ट लग रहा है। तो ये क्या है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ये सारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम सिंपल तरीके से समझ रहे हैं। ये है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब क्या है, एंजाइम इसको रिलीज कर देगा, प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, हमने किया था, एंजाइम कभी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बना, उसमें इंटरफेयर कभी नहीं करता। ये बेचारा अपना सिंपल है और ये अगली रिएक्शन के लिए अब तैयार है, ठीक है। ये अपना प्रोडक्ट तैयार हो चुका है, एंजाइम अलग, ये प्रोडक्ट अलग, अपनी रिएक्शन कंप्लीट है, और एंजाइम ने कभी भी इसमें इंटरफेयर नहीं किया। एंजाइम ने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन के रेट को बढ़ाया है, रिएक्शन की वेलोसिटी को बढ़ाया है। अब हम करने वाले हैं कि पीएच या टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। देखो इनमें सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, ऑप्टिमम, ठीक है। सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, क्या, ऑप्टिमम, ठीक है। मतलब क्या कहना चाहता है कि एक ऑप्टिमम पीएच के ऊपर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी। सेम टेम्परेचर के लिए कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल कि किसी एंजाइम की जो ऑप्टिमम पीएच है वो 7 है, मतलब 7 से नीचे भी वो क्या होगा, कम काम करेगा, और 7 से ऊपर भी वो कम काम करेगा, और 7 पे बहुत अच्छा काम करेगा। देखो ये पीक है पूरी, मान लो यहाँ पे 7 है, ये पीक है उसकी। सेम ऐसे टेम्परेचर के लिए फॉर एग्जांपल किसी भी एंजाइम का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 25 डिग्री है, 25 डिग्री यहाँ पे आया, ठीक है। तो 25 डिग्री से नीचे भी वो कम काम करेगा और 25 से ऊपर भी वो कम काम करेगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है। अब देखो इस ग्राफ को कैसे समझना है, देखो यहां पे क्या है, अपना सबस्ट्रेट है, इधर अपना सबस्ट्रेट बढ़ता जा रहा है, और इधर क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, मतलब या बोलो रेट ऑफ रिएक्शन इधर इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। और एक बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि एंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। एंजाइम क्या करता है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो जितने ज्यादा एंजाइम होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो ऐसा तो नहीं है हमारे पास अनलिमिटेड एंजाइम हो ना, ऐसा नहीं हो सकता ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास सबस्ट्रेट तो हजारों में है, लाखों में है, ठीक है, और एंजाइम सिर्फ हमारे पास कितने हैं, 10 हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 एंजाइम है, ठीक है। अब देखो एंजाइम का यूज यहां होना शुरू हुआ, यहां पे हमारा एक एंजाइम यूज हो गया, मतलब एंजाइम क्या करेगा, वेलोसिटी बढ़ाएगा, है ना। इधर सबस्ट्रेट है, इधर सबस्ट्रेट बढ़ते जा रहे हैं, इधर वेलोसिटी, ठीक है। यहां पे हमारा एक एंजाइम यूज हुआ, तो एक एंजाइम ने इतनी वेलोसिटी बढ़ाई, फिर 2 एंजाइम यूज हुए, उसने और वेलोसिटी बढ़ाई, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, है ना। यहां तक इतनी वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि एंजाइम का नंबर बढ़ता जा रहा है। सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा एंजाइम उतनी ज्यादा वेलोसिटी बढ़ाएंगे। पर यहां पे इस पॉइंट
पॉइंट पे क्या हुआ, हमारे पास सिर्फ 10 ही एंजाइम थे, तो हमारे 10 के 10 एंजाइम यहाँ पे ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, मतलब इससे ज़्यादा हमारे पास एंजाइम ही नहीं है। अब क्या है, अपने पास सबस्ट्रेट ही सबस्ट्रेट है, तो यहाँ पे एंजाइम अपने खत्म हो गए, मतलब इससे ज़्यादा क्या है, वेलोसिटी बढ़ ही नहीं पाएगी, है ना। एंजाइम ही नहीं आगे तो वेलोसिटी कैसे बढ़ेगी, एंजाइम ही तो थे जो वेलोसिटी बढ़ा रहे थे, तो यहाँ पे अपने एंजाइम खत्म हो गए। तो ये ग्राफ कुछ ये बोलना चाहता है। और ये वी मैक्स क्या है कि वी मैक्स मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी की ऐसी वेलोसिटी, है ना। वी मैक्स क्या बताएगी अपने को कि ऐसी वेलोसिटी जहां पे अपने सारे एंजाइम बुक हो चुके हैं, सारे एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ बुक हो चुके हैं, इससे ज्यादा वेलोसिटी नहीं बढ़ सकती, ठीक है। अब ये वी मैक्स बाई 2 करते हैं, ये क्या होता है, और यहां पे इसी पॉइंट पे ये है के एम, ये क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है कि ऐसा पॉइंट हमें देखना है कि जहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ वेलोसिटी थी, ठीक है। ऐसा पॉइंट पकड़ लो कि जहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ वेलोसिटी हो, और उस पॉइंट पे जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हुई, उस पॉइंट पे जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, उसी को दर्शाता है, उसी को डिनोट करता है ये के एम, है ना। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है एंजाइम इनहिबिशन। अब एंजाइम इनहिबिशन 3 टाइप का हो सकता है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड एंड प्रोडक्ट, ठीक है। देखो मेरे को पता है आप इसमें बहुत कंफ्यूज होते हो कि किसमें क्या था, इधर उधर बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है, पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल अपना देसी तरीका यूज करेंगे। तो सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन। देखो नाम से ही कवर हो रहा है, कॉम्पिटिटिव मतलब यहां पे क्या होगा, कॉम्पिटिशन होगा, यहां पे 2 लोगों के बीच कॉम्पिटिशन होगा, ठीक है। अब ये 2 बंदे कौन से हैं, देखो ये है अपना सबस्ट्रेट, ये है अपना सबस्ट्रेट, जिसको हमें क्या करना है, काटना है, एंजाइम के साथ काटना है, ठीक है। और ये क्या है, अपना इनहिबिटर, ये यहां पे इनहिबिटर आ गया, ठीक है। देखो अब क्या है, एंजाइम को क्या करना है, एंजाइम को रिएक्शन फास्ट से फास्ट करने के लिए क्या करना है, इस सबस्ट्रेट को जल्दी जल्दी काटना है, ठीक है। पर यहां पे ये एंजाइम बेचारा, ये कैंची जो है अपनी एंजाइम है, ये एंजाइम अपना कंफ्यूज हो गया कि ये इसको काटे या इसको काटे। क्यों कंफ्यूज हो गया, क्योंकि इनहिबिटर जो है वो सबस्ट्रेट के बिल्कुल हम शक्ल है, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट जो है बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, तो अपना एंजाइम कंफ्यूज है कि इसको काटूं या इसको काटूं। तो ये कई बार क्या करता है, ये कई बार क्या करेगा, गलती से इसको काट देगा, ये धोखे से इसको काट देगा, काटना था इसको, काट दिया इसको, मतलब क्या है, अपना एंजाइम का सबस्ट्रेट पे यूज ही नहीं हो पाया, तो क्या हो जाएगी, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम रहेगी, बढ़ी नहीं पाएगी, मतलब क्या हुआ, एंजाइम का इनहिबिशन हो गया, एंजाइम का इनहिबिशन हो गया। तो कॉम्पिटिटिव बिल्कुल क्लियर है, कॉम्पिटिटिव बिल्कुल ही क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट है नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन। अब इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें कंपटीशन 2 लोगों के बीच नहीं होगा, मतलब जैसे कॉम्पिटिटिव में सबस्ट्रेट और इनहिबिटर बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे, नॉन कॉम्पिटिटिव में सबस्ट्रेट और इनहिबिटर एक जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, तो इसमें एंजाइम इनहिबिशन कैसे होगी, देखो ये है अपना सबस्ट्रेट, ये है अपना सबस्ट्रेट और ये है अपना एंजाइम, और एंजाइम को क्या करना है, इसको जल्दी जल्दी से काटना है, इसको जल्दी जल्दी से काटना है। पर होगा क्या, इस एंजाइम के ऊपर ये क्या लग गया, ये इनहिबिटर लग गया। अब देखो इस इनहिबिटर ने क्या किया, एंजाइम को एक तरीके से ब्लॉक कर दिया, है ना, एंजाइम को एक तरीके से ब्लॉक कर दिया। नॉन कॉम्पिटिटिव समझो, एंजाइम की एक साइट पे इनहिबिटर आके लग गया, एंजाइम को कर दिया ब्लॉक, अब ये इसको काट ही नहीं पा रहा, मतलब रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कम है, एंजाइम का सही से यूज हो ही नहीं पा रहा, तो ये है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। अब लास्ट वाला करते हैं, क्या है, एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन। इसमें क्या होगा, देखो ये है अपना सबस्ट्रेट, ये है अपना सबस्ट्रेट, ये है एंजाइम, तो एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट को ऐसे काटेगा, ये अपनी रिएक्शन हो रही है। अब क्या होगा, ये अपना क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है, ये अपने क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो क्या होगा, प्रोडक्ट में से ही क्या होगा, ये आके इस पे इनहिबिटर बन जाएगा, ये प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बना यही इनहिबिटर बन गया और इसने एंजाइम को ऐसे ब्लॉक कर दिया। अब ये क्या है, इसको काट ही नहीं पा रहा, ये इसको काट ही नहीं पा रहा, तो ये भी क्या होगी, इनहिबिशन। एंड प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट बना उसी ने क्या की, इनहिबिशन की। ये सिंपल सा था। नेक्स्ट है एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन। देखो एंजाइम्स को 6 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया और हर क्लास में क्या है 4 to 13 सब क्लासेस है, ठीक है। अब ये 6 क्लासेस कौन सी है ये देख लेते हैं, ठीक है। पहली 2 ये वाली हैं, देखो सिंपल सी बात है, जैसे इनके नाम है वैसा ही इनका फंक्शन है, ठीक है। पहली क्या है, ऑक्साइडो रिडक्टेज है, ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज। अब इसमें नाम से ही पता लग रहा है क्या होगा, एंजाइम विच कैटालाइज ऑक्सीडो रिडक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली रिएक्शन में जो एंजाइम होंगे वो ऑक्सीडो रिडक्टेज, सिंपल सी बात। नेक्स्ट है ट्रांसफरेज, बिल्कुल नाम से ही पता लग रहा है, ये क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप करेंगे, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप। बस एक बात ध्यान पे रखनी है कि हाइड्रोजन अदर देन हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन को ये ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। अब ट्रांसफर नाम से देखो, ये एस के साथ जी, ये ग्रुप लगा हुआ था, ठीक है, और यहां पे एस डैश जो था खाली, अब ट्रांसफर और ग्रुप हो जाएगा, मतलब ये जो ग्रुप है वो एच डैश पे लग जाएगी, एस डैश पे ये ग्रुप लग गया है ना, इससे इसमें ट्रांसफर हो गया, सिंपल सी बात है, बिल्कुल नाम से ही कवर हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ये नाम
नाम से ही कवर हो रहा है। हाइड्रोलेज मतलब ये क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा। हाइड्रोलिसिस एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, कार्बन कार्बन, कार्बन हलाइड, पी एन बॉन्ड, इनकी क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा। और लाइज, लाइज क्या होता है, रिमूवल ऑफ ग्रुप। ये लाइज क्या करेगा, रिमूवल ऑफ ग्रुप करेगा। देखो कार्बन पे एक्स था, कार्बन पे वाई था, और इसने क्या किया, एक्स और वाई जो ग्रुप थे उनको रिमूव कर दिया अलग से, और कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड छोड़ देगा, है ना। ये डबल बॉन्ड इंपॉर्टेंट याद रखना है, डबल बॉन्ड है, लिखा हुआ है ये एनसीईआरटी में, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्या है, लाइगेज। लाइगेज का तो हमें ऑलरेडी पता हो, क्या है लाइगेज, क्या होता है, फेविकोल होता है। लाइगेज क्या होता है, फेविकोल, और फेविकोल का काम क्या होता है, लिंकिंग, है ना, दो चीजों को आपस में जोड़ना। लास्ट है आइसोमरेसिस। देखो नाम से ही, बिल्कुल मैं बोल रहा हूं ना, ये सारे नाम से ही कवर हो जाएंगे, कुछ भी याद नहीं करना। आइसोमर मतलब क्या होगा, इंटर कन्वर्जन होगी किसमें, आइसोमर्स के बीच, बिल्कुल सारा नाम से याद हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं कि एंजाइम काम कैसे करता है, मतलब हमने किया कि एंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वो ऐसा करता कैसे है। देखो मान लो हमें यहां पे सबस्ट्रेट था, हमारे पास यहां पे सबस्ट्रेट था, और यहां पे हमारे पास प्रोडक्ट बनना है, यहां पे हमारे पास प्रोडक्ट बन, तो नॉर्मल अगर हम बिना एंजाइम के रिएक्शन कराते हैं तो क्या हुआ, देखो इतनी एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी का ग्राफ देखो, ये इधर एनर्जी है, तो हमें इतनी सारी एनर्जी चाहिए होगी, इतनी सारी एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को शो कर रहा है, ये जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी को शो कर रहा है, ठीक है। और हमने यहां पे क्या किया, इस वाले ग्राफ में हमने एंजाइम का यूज किया। देखो सिंपल सी एक लाइन याद करनी है कि एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, और एक्टिवेशन एनर्जी जब कम होगी तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। क्यों होगी फास्ट? सिंपल सी बात है, एक तो इतना बड़ा पहाड़ कूद के जा रहे हो आप, तो स्लो जाओगे, और एक छोटे छोटे पहाड़ हैं, जल्दी कूद जाओगे, सिंपल सी बात है। देखो यहां पे ये एक्टिवेशन एनर्जी इतनी सी है, और यहां पे देखो कितनी ज्यादा है, और फाइनल हमें कहां पहुंचना है, प्रोडक्ट पे पहुंचना है, तो सिंपल सा इसमें कुछ ऐसा है नहीं।